डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की हुई थी। कैसे हुई थी, कैसे याद रखना है, उनके साइंटिस्ट कौन से हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पेपर में फंसा सकता है, इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद रखने ही रखने हैं। एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का क्या मतलब है? हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो अपन करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्विक रिवीजन। ये बोल लो कि भैया ये तुम्हारा क्विक शॉट है ना? तो अगर तुम्हारे एग्जाम है तो उससे 2 दिन पहले 4 दिन पहले इसको देखो। इसके में तुम्हें फ्लैश कार्ड्स हैं, ये मान लो ये तुम्हारे फ्लैश कार्ड्स पड़े हुए हैं। इसका मैं तुम्हें पूरी पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें डाल लीजिएगा, है ना? वो आप एग्जाम से पहले प्लीज देख लीजिएगा। क्लियर है? चले स्टार्ट करें। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेनली मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इनके बारे में पहले से स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन चार्ज -1 माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके बाद अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करूंगा, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। क्लियर है? इसमें क्या मास याद करना है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -31 होता है, ठीक है, -31, प्रोटॉन -27, और इन दोनों में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन न्यूट्रल मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, पर यह ध्यान रखना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg। अगर आप 27 लिखोगे तो वो ध्यान रखना कब आता है। क्लियर है? ठीक है। आपको ऐसे ही सारे फ्लैश कार्ड्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले डिस्कवरी पे आते हैं। और डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की हुई थी। कैसे हुई थी, कैसे याद रखना है, उनके साइंटिस्ट कौन से हैं, तो वो आपको ईट पर नाच से ध्यान आएगा। ईट पर नाच, ठीक है भैया। मेरी हिंदी पे ध्यान मत देना, हिंदी मैंने लास्ट क्लास 8th में लिखी थी, बट एनीवेज, है ना? तो ईट से है, ईट में ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन। किसने दिया था? टा मतलब थॉमसन, ठीक है। टा मतलब थॉमसन। पर पा में ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। सही है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। फिर है नाच, ना है मेरे पास न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? बोले तो चैडविक ने। अरे 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 रुक जाओ, चैडविक। यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, नहीं तो वो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। अरे भैया इतना भी क्या है, 1 सेकंड। यस, चैडविक, ठीक है, चैडविक। बस डन। क्लियर है? ये रहा अपने पास। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। इसमें जे थॉमसन ने करी थी 1897 में। क्या ईयर इंपॉर्टेंट है? नहीं, ईयर तुमसे नहीं पूछेगा यार। अगर पूछ ले तो उसका तो गलत है। भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछ। जीके होगा तो भैया तू जीके में पूछ लियो। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ये था तुम्हारा 4 to मास रेशियो यहां से निकल के आया था। मतलब इन्होंने ऐसे यहां से कैथोड रेज पास कराई थी। अब यहां से निकल के जो आया था इधर से, वो इलेक्ट्रॉन की सिर्फ डिस्कवरी थी। क्या वहां से एग्जैक्ट चार्ज निकल के आया था? नहीं, इन्होंने एग्जैक्ट चार्ज नहीं बताया था। तो चार्ज टू मास रेशियो यहां से आया था। क्लियर है? चार्ज किसने निकाला था? यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी, माना। क्या इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो थॉमसन ने बताया? नहीं। वो किसने बताया? मिल्कन बाबा ने। वो बताया मिल्कन एक्सपेरिमेंट में। वो निकल के आया चार्ज कितना, ये रहा। क्लियर? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पेपर में फंसा सकता है कि थॉमसन, अब आया कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी करी थी। तुम बोलोगे हाँ भैया ईट पर नाच मास्टर ने खुद बताया। नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो मिल्कन बाबा ने बताया था, मिल्कन एक्सपेरिमेंट से हुआ था। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाउंड इन ऑल एटम्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर होता है। क्लियर? मिल्कन एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा, ये था मिल्कन एक्सपेरिमेंट के भैया -1.6। क्या एक्सपेरिमेंट था मास्टर? मुझे मिल्कन एक्सपेरिमेंट आना चाहिए? कतई नहीं, कभी नहीं पूछा गया है, कभी पूछेगा भी नहीं क्लास 11th में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल, क्योंकि थॉमसन ने भी ये मॉडल दिया था कि भैया इन्होंने बोला था कि तरबूज की तरह होता है, या प्लम केक तुमने सुना होगा, क्रिसमस में हम लोग खाते हैं प्लम केक, उसकी तरह होता है। तो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पुडिंग है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। जैसे तरबूज है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो एडिबल पार्ट होता है उसको उन्होंने बताया कि भैया जो बीच बीच में बीज है वो नेगेटिव चार्ज है, जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज है, ईट करने वाला पॉजिटिव चार्ज है। बस इन्होंने इतना बताया। ठीक है, ये था थॉमसन का मॉडल, जो उनके हिसाब से उस टाइम के लिए 1897 में ठीक था। लेकिन अभी तो तुम्हें पता ही है कि भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, कहां तरबूज थोड़ी ना है। ठीक है, तो ड्रॉबैक कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। वो था ना अल्फा एक्सपेरिमेंट वाला कि भैया क्यों पार्टिकल एकदम से स्कैटर कर गया, कहां गया है। इनके हिसाब से तो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है।
अरे अल्फा स्कैटरिंग में क्या था कि नेगेटिव चार्ज एक ही जगह कंडेंस्ड है, एक ही जगह प्रेजेंट है, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इनके हिसाब से तो नेगेटिव चार्ज इधर उधर फैला हुआ है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकी वहीं पे खत्म हो गया था, इनकी जो रिसर्च है वहीं खत्म कर दी। क्या अरे ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चीजें उन्होंने सही बताई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, उस पर हम इनकी तारीफ करते हैं, इसलिए ये 2026 में भी चल रहे हैं। ठीक है, 2000 मतलब 1897 से 2026 तक चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो करी थी। हाँ, मॉडल गलत दिया वो बात अलग है। आगे आते हैं, अब आते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पे। ठीक है, रदरफोर्ड कहां पे आता है? ईट पर प्रोटॉन, ठीक है, और आर रदरफोर्ड। अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1909 में। ठीक है, आपको पता होगा कि भैया बहुत मेनली जो पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे निकल गए थे, लेकिन 1 in 12,000 ऐसा कुछ था कि यहां से एक वापस आया था। देखो ये वाला क्या बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें यहां पे समझाया हुआ है कि भैया कुछ इधर निकल गए, कुछ इधर निकल गए, एक पूरा वापस आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पे कुछ पूरा एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियस पे जब इसने अटैक किया तो वो भी पॉजिटिव चार्ज था। तो भैया एकदम से, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये मान लो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल आया, दूं करके वापस चला गया, जैसे आया था वैसे चला गया। इसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह कंडेंस्ड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अब देख लो, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, फ्यू डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक। बहुत कम, 1 in 12,000 180 डिग्री पे वापस आए। तो यहां से क्या मालूम पड़ा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो डेंस है, पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत ज्यादा छोटा है, 10⁻⁻15 है। ये मान लो कि 12 फुटबॉल ग्राउंड हैं और उनके बीचों बीच मैंने एक रख दी, उसकी बॉल रख लो, या फिर एक फुटबॉल ग्राउंड और बीचों बीच मैंने किसकी बॉल रख दी? क्रिकेट की बॉल रख दी, लेदर की बॉल रख दी, खत्म। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने ये भी बता दिया, थॉमसन बाबा बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, नहीं भैया, वो घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं आगे, अब आते हैं बोर्स बाबा पे। ये बढ़िया बात बोले, इन्होंने बोला भैया थॉमसन और रदरफोर्ड थोड़े से पागल हो क्या, थोड़े से तुम वो हो क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लेकिन अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी घूम रहा है, ले भैया किसी की मर्जी बहुत दूर चला गया न्यूक्लियस से, नहीं भैया, ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, ये बढ़िया था, इसको हम आज भी पढ़ते हैं, है ना। आपको पता होगा कि भैया अगर ये के शेल है, ये एल एम एन ऐसे रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैज स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी उतनी कम एनर्जी। ठीक है, जितनी कम एनर्जी उतना न्यूक्लियस के पास दूर जाता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, वो आपको पता होगा, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन वहां से बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो इसने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो सबको पता होगा नील बोर बाबा बहुत फेमस है ना, नील बोर बाबा बहुत फेमस है। और यहां से फिर अपन आगे बढ़े, ये अपन आज भी फॉलो करते हैं। आपको पता होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इनर ऑर्बिट क्या होता है? 2n²। अब मान लो मेरे पास एल शेल है, एल शेल क्या है? दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास होते हैं। तो बोलते नहीं है 2, 8, 18, ये है बेस्ट। बोर मॉडल कब आया था? 1913 में। इससे पहले रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल कब आया था? 1909 में। मतलब रदरफोर्ड से 4 साल बाद नील्स बोर ने काम कर दिया था। लेकिन इनका कितना डिफरेंस था? थॉमसन बाबा होशियार थे, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट आया था वो 1897 में आया था और ये आए थे फिर 1909 में। ठीक है, काफी गैप हो गया और उसके बाद ये आए 1913 में। अब आते हैं बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी है। हाँ भाई, लिमिटेशन है, फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक ही तो काम कर रहा था। यहां पे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही काम कर रहा था ना, लेकिन जैसे ही हीलियम आया, लिथियम आया, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अरे यार ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, वो कैसे करेंगे। उसके बाद कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल डिटेल्स, है ना, स्पेक्ट्रम, है ना, जीमन और स्टार्क इफेक्ट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एटम को रखूं या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एटम को रखूं तो क्या होगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, 2 एटम मिलकर कंपाउंड बना, कैसे बना नहीं बता पाए। वॉयलेटेड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि भैया कोई भी एटम है उसका मैं एक टाइम पे या तो स्पीड बता सकता हूं या मैं उसकी लोकेशन बता सकता हूं, लेकिन ये दोनों ही बता दे रहे थे कि भैया ये एटम है, ये इस जगह होगा और उसकी स्पीड होगी, नहीं, गलत। हाइजेनबर्ग का क्या था कि del x डॉट del p, वो जो है कि एरर इन पोजीशन और एरर इन वेलोसिटी जो है वो एक टाइम पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये भाई साहब कैलकुलेट करके दे रहे थे, सरासर गलत था। क्लियर है? तो ये थे बोर के मॉडल के लिमिटेशंस। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बढ़ता हूं आगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको पता है,
क्लास 9th में पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं, इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद रखने ही रखने हैं, और एटॉमिक मास भी 30 तक करो, गए गुजरे हो तो 20 तक कर लो, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? जितना जो प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान रखना, जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है उसको मैं प्रोटॉन से ही निकालता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का कभी लेन देन नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है। क्लियर है? तो प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कब? फॉर न्यूट्रल एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए, क्लियर? न्यूट्रल एटम के लिए बढ़िया है। मास नंबर आपको पता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। मास अगर किसी का निकालना है, क्लोरीन का मास निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या है? जो टोटल मेरे पास मास है, उसमें मैं प्रोटॉन्स ऐड करूंगा माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर? एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, काम अपना हो जाएगा। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आइसोटोप्स और आइसोबास। दो टर्म्स है, बहुत सुना होगा, सिंपल है। आइसोटोप्स, जिसका मेरे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही तो जिसमें आपका सेम प्रोटॉन्स है, या फिर ऐसे लिख लो सिंपल भाषा में, जिसका सेम एटॉमिक नंबर है, जिसका आपका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सिंपल है, लो तुम्हारी भाषा में लिख दिया, यही तुम्हें चाहिए था। देख लो, जैसे कार्बन है, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, यहां पे भी 6 प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर इसका 13 है, इसका 12 है। ये होते हैं आइसोटोप्स। आइसोबास उल्टा, यहां पे क्या होगा? सेम एटॉमिक मास। ये भाई साहब उल्टा हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास, और क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पे अगर आप देखो, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का एक आइसोटोप ऐसा होता है जिसका 14 एटॉमिक मास है, और नाइट्रोजन का तो एटॉमिक मास 14 होता ही है। देख लो कितने प्यारे तरीके से, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे बढ़िया एग्जांपल तुम्हें नहीं मिलेगा। देख रहे हो, मजा आ रहा है? अगर पूरी चीज तुम्हें कंटेंट ऐसे क्लियर हो रहा है, इसको तुम, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम इसको ऐसे म्यूट भी देखोगे ना, तुम्हें चीजें अपने आप क्लियर होती रहेंगी। इसलिए मैं तुम्हें, जो मैंने मेहनत करी है उसको मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक चैप्टर का तुम्हारे लिए बना भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर है। प्लीज थोड़ा बहुत सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करिएगा, कमेंट अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जो मेरी मेहनत है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आपका थोड़ा सपोर्ट मिले, मेरी भी थोड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी अगली क्लास में, अगली जो सेशन होगा उसमें बढ़िया तरीके से सब कुछ तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। सीधा है डी ब्रॉगली जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई पी, है ना। मैटर जो है उसमें वेव प्रॉपर्टी भी होती है, मैटर ऐसा सीधे मूव नहीं करता, मैटर वेव्स की तरह मूव करता है। हम भी वेव की तरह मूव करते हैं, लेकिन हमारा एटॉमिक मास इतना ज्यादा है कि हमारा जो वेव का है वो बहुत कम है। तो जितना कम मास होगा उतना ज्यादा वेव की तरह मूव करेगा। तो पार्टिकल का मास बहुत कम है तो वो वेव की तरह मूव करता है। क्लियर है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। कैन नॉट नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर आप पोजीशन पता चल गए तो मोमेंटम मालूम नहीं पड़ेगा। मोमेंटम का क्या मतलब है? वेलोसिटी। अगर आपको पोजीशन मालूम पड़ गई तो आप वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। नो डेफिनेट ऑर्बिट्स, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कोई डेफिनेट ऑर्बिट नहीं होती। हाँ, नहीं होती है। अगर उसमें मैं एनर्जी चेंज करता रहूंगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर मैं चेंज करूंगा तो उसकी डेफिनेट ऑर्बिट नहीं निकलती है। तो ये था आपका वेव पार्टिकल की डुअलिटी के बारे में। ध्यान रखना, वेव जो है मतलब कोई भी अगर पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। क्लियर हुआ? एटम जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, क्वांटम तुम्हारे में बहुत ज्यादा नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आप अगर चाहो तो उसको फिजिक्स वाले पार्ट को पहले पढ़ लेना, अगर नहीं है तो भैया इसमें हमारे में वैसे ही फॉर्मूला आता है कि बेस्ड ऑन श्रोडिंजर्स इक्वेशन एच माई इज इक्वल टू ये साई, ठीक है, ये साई होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये फॉर्मूला है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है सुनना। जैसे मेरे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, जैसे मेरे पास पूरा देश है, देश में स्टेट है, स्टेट में शहर है, फिर तुम्हारा घर है, ऐसे ही होता है। पहले पूरा ऑर्बिट है मतलब पूरा एटम है, फिर उसके अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, वो होती है ऑर्बिटल।
तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो साई स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कहां होती है? ऑर्बिटल में। जैसे भैया अगर मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पूरे इंडिया में थोड़ा ढूंढूंगा, तुम किस शहर में हो, मान लो तुम गाजियाबाद में रहते हो, तो गाजियाबाद में कहां हो? मोहन नगर में रहते हैं, तो मोहन नगर में कहां है भैया? सी ब्लॉक में रहता है, तो वहां सी ब्लॉक में पकड़ूंगा, तो वो जो सी ब्लॉक है वो ऑर्बिटल है। क्लियर? ये है मेरे पास, ये रहा साई स्क्वायर। क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन साई स्क्वायर एरिया। इस एरिया में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, और जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का क्या मतलब है कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो n इज इक्वल्स टू 2 में जाएगी या 3 में जाएगी या 4 में जाएगी। कितने बढ़िया तरीके से यार ये बना हुआ है। ठीक है, इसका तो मैंने ध्यान ही दिया। यहां पे अगर आप देखोगे कितने बढ़िया तरीके से है कि एनर्जी ऐसे नहीं है कि भैया 1 है फिर 2 पे नहीं गई, 1.5 या 2.89 पे चली गई, नहीं, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, 1 2 3 4 ऐसे ही चलती हुई चलेगी। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं आगे, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर्मूलेज आपके लिए यहां पे अगर आप देखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल है, ये मुझे शेल्स के बारे में बताता है। शेल, ऑर्बिट, कुछ लोग इसको शेल बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्बिट बोलते हैं, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो के एल एम एन ऐसे। एजिमुथल क्वांटम नंबर मुझे शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्लियर है? फॉर्मूलेज प्लीज ध्यान रखना प्लीज। एल जो है वो 0 से n-1 होता है। 0 एल कहां से है? 0 टू n-1। शेप देख रहे हो? एल 0 की ये मतलब ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। कितना प्यारे तरीके से, कितना इजी चाहिए। मैं अगर मुंह बंद करके भी खड़ा हो जाऊं ना तो मैं कुछ मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से बताया। इसलिए बोल रहा हूं फ्लैश कार्ड्स हैं, डाउनलोड करके रखना। एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या है? ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, एक्स ऑर्बिटल में है, वाई है या जेड है। फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -L2 + L। देखो n, यहां से n आ गया, n आ गया तो L क्या है? ये रहा एजिमुथल क्वांटम नंबर। सब रिलेटेबल है, सब रिलेटेड है। और मैग्नेटिक क्वांटम ये सबसे इजी है, ये बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मतलब ये होता है या तो -½ या +½ मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखा भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ms +½ या फिर -½ देख लीजिएगा बढ़िया से। डन है? ठीक है, ये था क्वांटम नंबर के बारे में। अब आते हैं आगे, ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल। कितने ऑर्बिटल्स होती हैं? s ऑर्बिटल में अगर मैं s के बारे में बात करूंगा तो 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, ऐसे। p ऑर्बिटल 3 है तो आपके 6 आएंगे। अरे भैया यहां पे आपका 1 होता है, ये रही s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, ऐसे 1 2। ठीक है, फिर आते हैं d ऑर्बिटल पे। d ऑर्बिटल कैसी होगी? 1 2 3 4, ये है d ऑर्बिटल। अगर मैं f ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो ये 14 आएगा। ठीक है, 14 आएंगे। यहां पे अब तुम बना लेना 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, एक और बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, एक कम कर लो। ये क्या हुआ? अरे फिर से बना दे रहा हूं भाई, बट अब तब तुम समझ गए ना। 1 3 5 7, 7 वाला लो। अब इतनी मेहनत करी तो बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, डन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे बनाने की जरूरत नहीं थी, बट आप ऑब्वियसली समझोगे। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ठीक है, अलग अलग शेप्स होती हैं। डबल डंबल बोला जाता है, डंबल है वो, डबल डंबल है, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या तुमसे पेपर में पूछ सकता है बनाने को? हाँ, s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, p ऑर्बिटल की डंबल, डंबल समझा होगा, डंबल अरे बॉडी बनाता है ना, या कहीं और ही निकाल। ठीक, d ऑर्बिटल आपका क्या है? डबल डंबल। ये होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर्स। क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये था, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया तरीके से बताया हुआ। अब आते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बेहद इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर आप देखोगे इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब मेरे पास 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल हो गया, एजिमुथल हो गया, मैग्नेटिक हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर है, तो वो चारों 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका है मेरे पास 2 और यहां पे ले लिया 1 0 और +½ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका भी सेम है 2 1 0 और ये +½ ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में कोई एक ना एक चेंज होगा, या तो ये माइनस होगा या ये 0 या 1 होगा, ये होता है। क्लियर हुआ? तो यूनिक, हर एक इलेक्ट्रॉन का यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है,
हर एक का। क्लियर? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑपोजिट स्पिन, हां, अगर एक ऑर्बिटल मेरे पास प्रेजेंट है, मान लो ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे कर लिया मैंने, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसा डाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऑपोजिट स्पिन में ही डालोगे। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्बिटल में आप सेम स्पिन वाले नहीं डाल सकते हो, एक ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे डालोगे। क्लियर? क्लियर है? डन है? ले लिया स्क्रीनशॉट, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन में देना। अब आते हैं हुंड्स रूल पे। इजी। हुंड बाबा क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। हुंड बाबा बहुत ज्यादा नाम इनका है, लेकिन इनका काम बहुत सस्ता काम है। इनका कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहां नहीं जाएगा, जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो खाली ऑर्बिटल में जाएगा, खाली पड़ी है तो यहां जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा जो आएगा अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये सही है। क्लियर? ठीक है, लिखा भी हुआ है। फिल सिंगली फर्स्ट, यहां पे जो है वो सिंगल वाले आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। डन है? पेयरिंग स्टार्ट्स, देन पेयरिंग स्टार्ट्स विद ऑपोजिट स्पिन, रिजल्ट्स इन मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसा लगा? कितना बढ़िया है यार, कितना बढ़िया, मतलब देखो मजा आया। चलिए आगे बढ़े। ये था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम। अब आ जाते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये है पूरा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, है ना। 1:2, 2:2, 3:3, 3:3, 4:3, 10, 4p, ये पूरा चलता हुआ चलेगा। लेकिन इसका सिंपल रूल क्या है कि भैया ऐसा बनाओ और एरो मारते हुए चलो। ये ठीक है। यहां से n+l रूल भी आता है, यहां से यह भी मालूम पड़ता है कि भैया इधर से इधर अगर मैं जाऊंगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, इधर से इधर अगर मैं जाऊंगा तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 2p में क्यों आया, 3s में क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s 3p है, 3p में पहले क्यों नहीं गया? क्योंकि 3s की एनर्जी कम है। क्लियर हुआ? अब जैसे यहां पे अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे 5s में है ना, 4d में पहले आना चाहिए था। अरे यार पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में भरना चाहिए ना, लेकिन 5s में जाता है। क्यों? क्योंकि 5s की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी 5 निकल के आएगी, इसकी आएगी 0, 1, 2 spd, इसकी आएगी 6, तो इसलिए ये आपका ज्यादा है। तो ये होता है n+l रूल। ऑर्बिटल्स विद लोअर n+ वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट इफ n+l इज इक्वल। अगर इक्वल है तो लोअर n इज फिल्ड, है ना। अगर बराबर है तो आपका, अगर मान लो कोई भी दो बराबर आ गए तो जो कम वाला है ना, जैसे अगर मान लो 5 और 4 है, इन दोनों में के दोनों की बराबर आ गई तो इसको मैं पहले रखूंगा। हालांकि ये मैं इसका नहीं बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर है? डन है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। इससे प्यारा और प्रिंसिपल फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। चलिए की टेकअवेज फटाफट से। एटम न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, रिप्लेसेस बोर ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर्स आपको पता होने चाहिए सारे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। मास्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो दोस्त जिंदगी में बहुत परेशान रहोगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं समाप्त। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे एक बारी बता देना कि ये फ्लैश कार्ड्स आपको कैसे लगे। इससे इजी, इससे सिंपलिस्टिक बोलते हैं, मिनिमलिस्टिक, बस इनको पढ़िए। क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के। हाँ, ये करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, डायरेक्ट एग्जाम देने जाना, बढ़िया नंबर आएंगे दोस्त, है ना। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही फ्लैश कार्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बनाए रहेंगे तो, है ना। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं एक और क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।